अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, पर इससे पहले कि हम लेक्चर की तरफ चलें, आप प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि चैप्टर और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तमाम यूजफुल वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। पिछले दिनों हमने कुल्लई जुज़वी माशियात, उनकी खूबियों और खामियों को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुल्लई माशियात के मसाइल को डिस्कस करना है। तो चलें चैप्टर की तरफ चलते हैं। जिस तरह हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जुज़वी माशियात के भी कुछ मसाइल थे, इसी तरह से कुल्लई माशियात के भी कुछ मसाइल हैं जिनको हम लोग इसी कोर्स में डिस्कस करेंगे। इस ज़मन में हम लोग मखसूस मकासद को पेश नज़र रखेंगे ताकि पॉलिसी तैयार की जाए। इन मसाइल को हल करने की कुल्लई माशियात में कोशिश की जाती है जो कि मतलूबा मकासद को हल करने की राह में रुकावट बन रहे होते हैं। जो चीदा मसाइल कुल्लई माशियात के हैं वो क्या हैं? बेरोज़गारी, कीमों में अदम इस्तेहकाम, माशी तरक्की की रफ्तार को किस तरह से हम तेज़ करें, अदायगियों के अदम तवाज़ुन को किस तरह से दूर किया जाए, और माशरती मसाइल को किस तरह से हल किया जाए, जिसमें दो बुनियादी हैं: आमदनी की गैर मुसव्वियाना तकसीम और इंतखाब की आज़ादी का मसला। क्योंकि हम इनको मज़ीद तफसील से डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं अभी इनके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही। पहला मसला जो हमें दो चार होता है वो है बेरोज़गारी का। इसमें बेरोज़गारी क्योंकि एक कौमी सतह का नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह का मसला है। हर मुल्क की ख्वाहिश होती है कि वो कामिल रोज़गार की सतह को अचीव करे और उसी पर ही काम करें, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता क्योंकि माशियत को बेरोज़गारी का मसला दो चार रहता है। 1929 के आलमी माशी बहरान में कामिल रोज़गार के मफरूज़ा पर सब यकीन रखते थे। तमाम माशियतदान कामिल रोज़गार को ही अपने मफरूज़े के तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब उनका ये भरम टूटा तो दुनिया के तमाम ममालिक में तकरीबन सर्द बाज़ारी और बेरोज़गारी छा गई, जिससे इस बहरान से पहले अमेरिका में 3% बेरोज़गारी पाई जाती थी, जबकि काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइज़र के मुताबिक अगर किसी भी माशियत में 4 या 5% तक बेरोज़गारी पाई जाए तो ये किसी माशी मसलों को जन्म देती है। लेकिन 1929 से 1930 के साल में अमेरिका में 25% तक लोग बेरोज़गार हो गए। इसकी बदौलत अमेरिकी माशियत कई सालों तक बेरोज़गारी का शिकार रही, जिसमें से चंद साल 1961 और 1958, 1954, 1949 के साल काबिले ज़िक्र हैं, जिनमें रिकॉर्ड बेरोज़गारी जो कि 7% थी रिकॉर्ड की गई, जबकि 1974 से 75 के दौरान ये 9% तक जा पहुंची। दीगर तरक्की पजीर ममालिक जिनमें कि पाकिस्तान भी शामिल है, बेरोज़गारी उनका एक बुनियादी मसला है जो कि काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसकी तरफ आज की तारीख में भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसकी बुनियादी वजूहात बुलंद शरह पैदाइश, नाक़स निज़ाम तालीम, मज़हबी तासुब, बचपन की शादी का रवाज, जहालत और नाखवानदगी के अलावा सनती पसमानदगी वगैरह भी काबिले ज़िक्र हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 30% एक्टिव लेबर फोर्स बनती है जो कि काम करने के काबिल हैं,
जबकि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी जैसे तरक्की पजीर ममालिक में इनकी शरह 60% से भी ज़ायद है, जो कि लोग काम करते हुए नज़र आते हैं। हत्ता कि पाकिस्तान में तकरीबन 42.3% लोग ज़रई शोबा में काम करते हैं, जिनका 1/4 हिस्सा मख्फी बेरोजगारी का शिकार है। डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट से मुराद ये है कि एक ही तरह के शोबे से लोग ताल्लुक रखते हैं, वैरायटी नहीं है। बेरोजगारी का जिक्र आया है तो बेरोजगारी की इकसाम का भी हम जिक्र करेंगे। पहले भी हमने 3rd ईयर में भी इनकी इकसाम पढ़ी है, इवन 2nd ईयर में भी आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में अवेयर किया गया था, जो कि आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहली बेरोजगारी की जो किस्म है वो है बनावटी या साख्ती बेरोजगारी, जिसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। जब भी किसी मुल्क में अफरादी कुव्वत के मुकाबले में सरमाया की कमी हो जाती है तो बढ़ती हुई आबादी के नतीजे में तमाम अफराद को रोजगार मुहैया करना मुमकिन नहीं रहता, जिसकी वजह से बेरोजगारी पैदा हो जाती है। क्योंकि आबादी के बढ़ते हुए रुझान को सरमाए के साथ कंपेयर नहीं किया जाता, यानी सरमाया उतनी तेजी से नहीं बढ़ सकता जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का सामना पेश आता है। दूसरी बड़ी ही मशहूर बेरोजगारी है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, कश्मकशी बेरोजगारी। ये किस तरह से वकूफ़ पजीर होती है? ये आम तौर पर मेहनत की मंडी में वकूफ़ पजीर होती है और दर्ज झेल मसाइल की वजह से ये पैदा होती है, जिसमें पहला है मौसमी बेरोजगारी, शय की तलब में अचानक कमी, मेहनत की नकल पजीरी में कमी, मशीनरी की खराबी, खाम माल का बकदर ज़रूरत दस्तयाब ना होना, या रोजगार के मौक़ों के लाइल्मी से ये वकूफ़ पजीर होती है। कश्मकशी बेरोजगारी में माशियत के लिए ज़्यादा मसाइल पैदा नहीं होते, बल्कि आमतौर पर यह कहा जाता है कि हर मुल्क में तकरीबन 5% तक इस किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है। अगली थोड़ी खतरनाक किस्म की बेरोजगारी दोहरी बेरोजगारी है, जिसे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। क्योंकि माशियत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए जब सर्द बाजारी का दौर होता है तो कारखाने बंद हो जाते हैं और मजदूर भी बेरोजगार हो जाते हैं। इस किस्म की बेरोजगारी को दोहरी बेरोजगारी या साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। सर्द बाजारी में ना सिर्फ बेरोजगारी का सामना होता है, बल्कि अफराते ज़र की प्रॉब्लम से भी एक इकोनॉमी को गुजरना पड़ता है। चौथी, जो कि जानी पहचानी बेरोजगारी है, तजदीद तकनीक की बेरोजगारी, जिसे इंग्लिश में टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। बाज़ औक़ात क्या होता है, सनती और तकनीकी तगय्युरात की बिना पर बेरोजगारी पैदा होती है, जैसा कि मौजूदा दौर में ऑटोमेटिक मशीनों के इस्तेमाल की वजह से मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो तमाम टेक्नोलॉजी या आलात इस्तेमाल करने नहीं आते। पांचवी काफी आसान बेरोजगारी है इख्तियारी बेरोजगारी, जिसको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। अक्सर औकात जब लोग काम करने के काबिल तो होते हैं, पर वो खुद काम करना नहीं चाहते, जिनकी मिसाल बड़े बड़े जमींदार और जागीरदार वगैरह हैं। वो क्या करते हैं, बाज़ औक़ात मजदूर अपने मुतालबात को मनवाने के लिए आर्जी तौर पर बेकार रहते हैं या हड़तालें करते हैं। तो वो कौन सी बेरोजगारी होगी, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट या इख्तियारी बेरोजगारी। छठी बेरोजगारी की किस्म है डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट या मख्फी बेरोजगारी।
یہ کس طرح سے وقوع پذیر ہوتی ہے؟ جب لوگ ظاہری طور پر تو کام کرتے نظر آتے ہیں مگر ان کو اس کاروبار سے نکال لینے سے بھی پیداوار میں کوئی کمی نہیں آتی، یعنی کہ ان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسی بے روزگاری کو پوشیدہ بے روزگاری کہا جاتا ہے کہ وہ ایگزسٹ کر سکتی تھی لیکن کیونکہ وہ ایز اے یوز لیس ورکر ہی کمپنی میں کام کر رہے تھے، وہ وقوع پذیر نہ ہو سکی۔ اس قسم کی بے روزگاری کو کہا جاتا ہے مخفی بے روزگاری۔ ماہرین کا خیال ہے کہ روزگار کی پیداوار کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ پیداواری عمل میں زیادہ مزدور لگانے سے پیداوار بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ طفیل پیدائش میں محنت چونکہ ایک اہم اور مؤثر عامل پیدائش ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ طفیل پیدائش میں کچھ انپٹس یا عامل پیدائش ہم استعمال کرتے ہیں جن میں سے محنت ایک ہے۔ لہٰذا اس بات کی کیا اشد ضرورت ہوتی ہے کہ مزدوروں کو بیکاری سے بچا کر انہیں ان کی استطاعت اور قابلیت کے مطابق ہم لوگ روزگار فراہم کریں۔ اس زمن میں کلیہ معاشی پالیسیاں ہمارے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر مانیٹری یا زرعی پالیسی کے تحت ہم زر کی رسد میں اضافہ کی خاطر توسیع پسندانہ پالیسی اپناتے ہیں۔ توسیع پسندانہ پالیسی سے مراد یہ ہے کہ منی سپلائی کو ہم مارکیٹ میں یا اکانومی میں انکریز کر دیں گے۔ دوسری پالیسی جو کہ ہم کلیہ معاشیات کے ضمن میں بنا سکتے ہیں وہ مالیاتی پالیسی کے تحت سرکاری اخراجات اور سرمایہ کاری میں اضافہ کے ہم اقدامات کرتے ہیں، جو کہ موثر طلب میں اضافہ کے لیے حکومت کو خود بھی سرمایہ کاری میں حصہ لینا چاہیے اور نجی سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر موثر طلب نہیں ہوگی تو حکومت سرمایہ کاری میں حصہ نہیں لے سکے گی اور نجی سرمایہ کاروں کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی۔ تیسرا بینیفٹ جو ہمیں کلیہ معاشیات سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں زیادہ سے زیادہ تکنیکی مہارت اور فنی تعلیم کا بندوبست حکومت کو کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہنر سیکھ کر بہتر روزگار کو حاصل کریں۔ روزگار کے زیادہ سے زیادہ حکومت کو مواقع پیدا کرنے چاہیے۔ بچتوں کو فروغ دینا چاہیے تاکہ تشکیل سرمایہ کی رفتار کو بھی تیز کیا جائے۔ موسمی صنعتوں کا مشترکہ قیام عمل میں لانا چاہیے تاکہ موسمی صنعتوں کو جبکہ ان کا سیزن نہیں ہے نقصان سے بچایا جا سکے۔ کساد بازاری سے بچنے کے لیے صنعتی پیداوار کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی چاہیے تاکہ ملک میں پیداواری اوور پروڈکشن یا بیش پیداواری پیدا نہ ہو۔ جن ممالک میں افراط آبادی کی وجہ سے بے روزگاری کے حالات پائے جاتے ہیں وہاں مؤثر طریقوں سے آبادی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اس لیے پاکستان کو ایسی پالیسی اپنانی چاہیے جس میں آبادی کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے وسائل کو بھی بڑھایا جا سکے۔ دوسری پرابلم ان امپلائمنٹ کے بعد جو ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے کلیہ معاشیات میں وہ ہے قیمتوں میں عدم استحکام، پرائس انسٹیبلٹی۔ یہ ایک فیٹل ریالٹی ہے جو کہ ہر اکانومی میں ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی کروشل یا ضروری ہے، جس کو ہم کس میں اسٹڈی کریں گے؟ کلیہ معاشیات میں۔ ایک سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں قیمتوں کا نظام ذرائع کی تخصیص اور سرمایہ کاری کے رخ کا تعین کرنے کے سلسلے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر سرمایہ دارانہ نظام ہوگا تو قیمتوں کا نظام اور ذرائع کی تشخیص ممکن ہو سکے گی، ساتھ ہی ساتھ سرمایہ کاری کے رخ کا بھی تعین ہو سکے گا۔ لہٰذا کلیہ معاشیات میں ہم ایسی پالیسیز اختیار کرتے ہیں جو قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ کو روک سکے تاکہ یہ اتار چڑھاؤ افراط زر، انفلیشن اور تفریط زر ڈفلیشن جیسے مسائل کو پیدا نہ کرے اور یہ دونوں صورتیں معیشت کے لیے نقصان دہ ثابت
ना हो। मैंने कई दफा क्लास में बताया है कि अफराते ज़र की सूरत में कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान पाया जाता है। अफराते ज़र की सूरत में कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान पाया जाता है। अगर कीमतों में इजाफा की ये शरह मुसलसल बढ़ती चली जाए तो एक बेकाबू अफराते ज़र की शक्ल इख्तियार कर जाती है, जिसे हम हाइपर इन्फ्लेशन भी कहते हैं, जिसमें माशरत पर दर्ज झेल बुरे असरात मरतब होते हैं। जिसमें पहला है कि दौलत की तकसीम गैर मुसव्वियाना इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती चली जाती है। अमीर और गरीब मजीद गरीब होता चला जाता है। इनके दरमियान वसी खलीज पैदा होने लगता है। गरीब तबका गरीबतर और अमीर अमीरतर होता चला जाता है। दूसरी प्रॉब्लम जो हमें हाइपर इन्फ्लेशन से फेस करनी पड़ती है वो सार्फिन की क़ुव्वत खरीद की कमी है। सार्फिन अब कम चीजें खरीद सकेंगे, चुनाचा वो शिकार होंगे तंगदस्ती का, गुर्बत का, जिससे बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी करना उनके लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जाएगा और उनकी मियार ज़िंदगी में इजाफा नहीं हो सकेगा। कीमतें बढ़ जाने की वजह से तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए ज़्यादा वक्त और ज़्यादा रकूमात या पैसे दरकार होंगे, क्योंकि मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की लागत भी बढ़ जाएगी। अफराते ज़र की वजह से ज़रूरियात ज़िंदगी के अशिया पर ज़्यादा रकूम खर्च करनी पड़ेंगी और बचतों में भी मुनासिब हद तक इजाफा नहीं होगा, बल्कि बहुत हद तक कमी आएगी और सरमायाकारी के लिए रकम भी मैसर नहीं होगी। पांचवी मुश्किल जो हमें सामना करने पड़ेगी वो महंगाई की वजह से लोगों की बेचैनी है, जो कि बढ़ती चली जाएगी। अक्सर कारखानों के कारकुन और सरकारी और नीम सरकारी मुलाजमीन उजरतों में इजाफे का मुतालबा करेंगे, जिससे हड़तालें होंगी, जुलूस निकलेंगे और पैदावार पर इंतहाई मनफी असरात मरतब होंगे। छठी और काफ़ी वाज़िया मुश्किल जो हमें हाइपर इन्फ्लेशन से एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी वो बरामदी अशिया की कीमतों में इजाफा है, जिनके बढ़ जाने से उनकी मांग में कमी होगी, जबकि दरामदाद महंगी होने की वजह से हमारी अदायगियों के तवाज़ुन में खसारा बढ़ता चला जाएगा। और महंगाई और तंगदस्ती की बिना पर बाज़ माहिरीन ने माशियत अफराते ज़र को माशियत का दुश्मन नंबर 1 भी करार दिया है। दूसरा मसला था तफरीते ज़र या डिफ्लेशन का। तफरीते ज़र और सर्द बाजारी दोनों कीमतों के उस हद तक गिर जाने का नाम है कि पैदा कनिंदगान को कोई मुनाफा नजर नहीं आता उनकी पैदावार में, लिहाजा वो पैदावार में कमी कर देंगे, जिससे बाज़ पैदावारी यूनिट इस हद तक पहुंच जाएंगे कि वो बंद हो जाएंगे। सरमायाकारी का हुजम भी सुकड़ता चला जाएगा और हर तरफ मायूसी और नाउमीदी नजर आएगी। बेरोजगारी मजीद बढ़ती चली जाएगी और अगर मुनासिब तरीका से इसको कंट्रोल ना किया जाए तो माशियत स्टैगफ्लेशन की तरफ स्टैगनेशन की तरफ चली जाएगी। स्टैगनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और इनएक्टिव इकोनॉमी करंट मौजूदा सूरत हाल में कोरोना वायरस की वजह से ये दोनों सूरत हाल एग्जिस्ट की हैं, प्रिवेल की हैं। पेट्रोल की बड़ी एविडेंट एग्जाम्पल है इन दिस केस, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें जब वर्ल्ड वाइड रिड्यूस होती चली गई तो उनकी डिमांड में भी बहुत हद तक कमी आ गई। अवेलेबल था, सप्लाई सरप्लस में थी, लोगों ने उसको खरीदना बंद कर दिया, जिससे क्या हुआ, स्टैगनेशन की तरफ, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी पैदा हुई, कीमतें भी कम हो गई और साथ ही साथ मजीद माशी मसाइल बढ़ते चले गए। मौजूदा सूरत हाल में तफरीते ज़र और सर्द बाजारी की एग्जाम्पल अगर हमने देनी हो तो कोरोना वायरस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तीसरी मुश्किल जो हमें कुल्लई माशियात में एक्सपीरियंस करनी पड़ती है वो है माशी तरक्की की रफ्तार को किस तरह से तेज किया जाए। हाउ टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ।
इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या होता है? रेट जब भी आएगा वो क्या होगा? परसेंटेज इंक्रीज। जब भी हम ग्रोथ रेट स्टडी करेंगे वो परसेंटेज इंक्रीज को इंडिकेट करेगा। ग्रोथ रेट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द आउटपुट पर कैपिटा। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को परसेंटेज इंक्रीज की शक्ल में देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द आउटपुट पर कैपिटा। फीकस पैदावार में फीसद इजाफे की शरह को माशी तरक्की की शरह कहा जाता है। माहिरीन का ख्याल है कि माशी तरक्की और माशी फलाह किसी भी मुल्क के लिए लाज़िम मज़लूम है। माशी तरक्की और माशी फलाह किसी की मुल्क के लिए लाज़िम जुज़्व हैं। लिहाजा माशरा की फलाह व बहबूद के लिए माशी तरक्की की रफ्तार को तेज़ करना इंतहाई ज़रूरी है। जब हम कहते हैं कि माशी तरक्की की रफ्तार तेज़ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अशिया और खिदमात की मिक़दार भी बढ़ती जा रही है और सार्फिन अपनी हाजात की तस्कीन के लिए ज़्यादा मिक़दार में अशिया और खिदमात उनको मैसर हैं और सार्फिन को अपनी हाजात की तस्कीन के लिए ज़्यादा मिक़दार में अशिया मैसर हैं। अशिया सार्फिन के अलावा तालीम, तफरीह, सेहत, दिफा ज़्यादा रकूम उनको दस्तयाब हैं। क्योंकि अक्सर तरक्की पजीर माशतों में माशी तरक्की की रफ्तार नहायत सुस्त होती है, इसलिए माशियत के अक्सर शोबे तशना तरक्की होते हैं और आवाम की ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हस्बे ख्वाहिश दस्तयाब नहीं होती, क्योंकि माशियतदान या फर्म्स वही चीज़ें प्रोड्यूस करेंगी जो कि उनको ज़्यादा मुनाफा देती हैं, ना कि वो चीज़ें जो कि लोगों की ख्वाहिश में हैं। लिहाजा ज़राए से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए माशी तरक्की की रफ्तार को हमें तेज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ ये बात याद रखनी है कि माशी तरक्की का माशरा पर तकलीफ दे बोझ और कुछ मनफी असरात जो मुरतब होंगे उनको हम कुल्लई माशियात के ज़रिए हल कर सकते हैं। मसाइल की मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं कि सड़कों पर गाड़ियों का शोर और रश जब बढ़ जाता है तो धुएं और फ़ज़ाई आलूदगी में भी इजाफा होता है। बाज़ारों और मार्केटों में घुटन महसूस होती है, कंजेशन फील होती है। तफरीह गाहें खाने पीने की अशिया के छिलकों और खाली डब्बों और बोतलों के ढक्कनों से भर जाती हैं, यानी कि इन द नटशेल कूड़ा क्रिकेट बढ़ने लगता है, गंदगी के जगह जगह ढेर लगते हैं, सीवरेज के मसाइल पैदा होते हैं और अशिया खिदमात की पैदावार। इस सोशल कोस्ट को भी हमने पेश नज़र रखना है। ये सोशल कोस्ट हमें क्यों बेयर करना पड़ा है? ये सोशल कोस्ट ये सोशल कोस्ट मार्च से वजूद में आया सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर गाड़ियों के रश से, जिसने बहुत सारे सोशल कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया। क्योंकि इसके बुरे असरात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वसाइल के तमाम तर इस्तेमाल मौजूदा ज़रूरियात के पेश नज़र अगर ना हो तो मुस्तकबिल के लिए भी कुछ वसाइल नहीं बचा सकेंगे हम। पिछले कई सालों से पाकिस्तान में माशी तरक्की की रफ्तार इंतहाई सुस्त है, मगर इस साल से इसमें बेहतरी के आसार होना शुरू हुए हैं। ये वैसे हकीकत तो नहीं है, लेकिन बुक में क्योंकि लिखा है तो हम मान लेते हैं कि इसमें बेहतरी के आसार पैदा होना शुरू हुए हैं। हमारे कुदरती वसाइल और बाज़ मादनियात वाफर ज़खायर में मौजूद हैं, जिनको आज तक ना तो हमने सही तौर पर दरियाफ्त किया है और ना ही इनसे बेहतर तौर पर हमने फ़ायदा हासिल किया है। एक जापानी माहिर हैं जिनका ख्याल है कि पाकिस्तानीज आर बर्निंग देयर सिल्वर टू बेक देयर ब्रेड, यानी हम अपने सिल्वर को जला रहे हैं बनाने के लिए अपना
بریڈ بنانے کے لیے، یعنی اپنی روٹی پکانے کے لیے ہم اپنی چاندی جلا رہے ہیں، اپنی قیمتی چیزوں، اپنے قیمتی وسائل کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ اس لیے ہمیں اپنے وسائل استعمال کرتے وقت پوری احتیاط برتنی چاہیے تاکہ معاشی ترقی کی رفتار کو ہم معقول طور پر بڑھا سکیں، اور ہمیں میکرو اکنامک پالیسیز اپنانی چاہیے۔ آج کے لیے اب ہم یہاں تک ہی اسٹڈی کریں گے۔ کل والے لیکچر میں ہم لوگ ادائیگیوں کا عدم توازن اور آگے ڈسکس کریں گے۔ آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اگر آپ کے کسی بھی قسم کے کوئی سوالات ہیں یا آپ کو لیکچر میں کوئی کنفیوژن ہے تو کمنٹ باکس میں اپنے کویشچن ضرور لکھیے گا تاکہ میں ان کو آنسر کر سکوں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ ڈسکرپشن کو بھی ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس میں بہت سارے یوزفل لیکچرز کے لنک میں نے شیئر کیے ہوئے ہیں تاکہ آپ ان لیکچرز کو بھی وزٹ کریں اور مزید سیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔